हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा जनरली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पे। आज हम आपको बता दें, आज से हम स्टार्ट करने वाले बेसिकली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। हम टेक्निक्स के पार्ट में ऑलरेडी इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट पैटर्न्स, बेसिक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या STS पेज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी स्टडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी लिंक शेयर कर दी जाएगी। वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या होती हैं। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, जनरली सिंपल सी बात है, हमें किसी मिक्सचर, हमारे पास कोई कंपोनेंट का मिक्सचर है। सपोज हमारे पास A प्लस B प्लस C कंपोनेंट्स हैं, उनका मिक्सचर प्रेजेंट है। हमें इन कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है, A, B और C तीनों को सेपरेट आउट करना है। तो इस कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए, इस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती क्या है? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप इन मिक्सचर्स को तो सेपरेट आउट कर दोगे, बट कैसे, किस पैटर्न में सेपरेट आउट होगी, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, किस किस चीज़ों का यूज़ करेंगे, वो सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी टेक्निक्स को किसने दिया था। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का पता भी किसी साइंटिस्ट ने लगाया होगा। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का पता जिन साइंटिस्ट ने लगाया था वो एक बॉटनिस्ट थे, रशियन बॉटनिस्ट, जिन्होंने लीफ के एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके उसके पिगमेंट को सेपरेट आउट किया था क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट आउट किया था किसके थ्रू? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के थ्रू। उन्होंने अराउंड, उन साइंटिस्ट का नाम था मिकेल टिस्वेट नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1906 के अराउंड उन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का पता लगाया था। उन्होंने कहा था कि क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर, और ग्राफी का मतलब होता है राइट, टू राइट समथिंग। तो इस टेक्निक्स के थ्रू हम कलरफुल फॉर्म में किस क्या करते हैं? मिक्सचर को सेपरेट आउट करते हैं। कि सपोज वो मिक्सचर क्या क्या हो सकता है? आपके विटामिन का मिक्सचर हो सकता है, अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स के मिक्सचर्स हो सकते हैं, या लीफ का एक्सट्रैक्शन में या कहा जाए लीफ के पिगमेंट्स हो सकते हैं, आपके रूट्स पिगमेंट्स हो सकते हैं। उन सबको सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का, जो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं वो सभी इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। क्या होगा बेसिक प्रिंसिपल? किसी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में दो फेजेस होती हैं। दो फेजेस क्या होती है? उसकी स्टेशनरी फेज और उसकी मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज और सेकंड होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होती है और मोबाइल फेज क्या होती है? स्टेशनरी फेज वो फेज होती है जिस पर कोई भी सैंपल, आपका सैंपल होगा, वो सेपरेट आउट होगा। स्टेशनरी फेज इज अ फिक्स्ड स्टेज। स्टेशनरी फेज क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और मोबाइल फेज क्या होती है? मूव करेगी, ठीक है, मूवमेंट शो करेगी। स्टेशनरी फेज कैसे होती है? फिक्स्ड होती है, स्टेशनरी होती है, फिक्स होगी, ठीक है। मोबाइल फेज क्या करेगी? मूवमेंट शो करेगी। मूवमेंट शो करेगी मतलब मूवेबल होगी। समझ में आया? कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो इन बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करेगी ही सही। उसमें दो टाइप की फेसेस होगी, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होती है? वो फेज जो कंप्लीटली फिक्स्ड होती है, वो फेज कहलाती है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या होती है? वो फेज जो मूव करेगी, वो लिक्विड। स्टेशनरी फेज क्या हो सकती है आपकी? जनरली लिक्विड या सॉलिड हो सकती है। स्टेशनरी फेज क्या होती है? लिक्विड और सॉलिड। मोबाइल फेज क्या हो सकती है आपकी? लिक्विड और गैसियस। गैस भी हो सकती है मोबाइल फेज और लिक्विड भी हो सकती है मोबाइल फेज, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज के केस में ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी फेज लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकती है और आपके किसके फॉर्म में हो सकती है? सॉलिड भी हो सकती है। वो क्या होगी आपकी? स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या होगी? जो मूव करेगी, वो लिक्विड के फॉर्म में होगी या फिर गैसियस फॉर्म में होगी, गैस के फॉर्म में होगी। लाइक स्टेशनरी फेज में आप सिलिका का यूज करते हैं, एल्यूमिना का यूज करते हैं, पेपर्स का यूज करते हैं। दिस इज ऑल द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में आप डिफरेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का या पोलर सॉल्वेंट्स का जिसका भी यूज करना हो, या गैस का यूज किया जाता है किसको? उस सैंपल को सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्रोमेटोग्राफी का बेसिक कंसेप्ट हमने देखा कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या होती है, इसके थ्रू मिक्सचर का सेपरेशन किया जाता है। वो मिक्सचर
विटामिन, अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर हो सकता है, या आपके प्लांट पिगमेंट्स हो सकते हैं। अब आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी हम स्टडी करेंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज का बेसिक कंसेप्ट किस पे होगा? पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर का यूज करके सैंपल को सेपरेट आउट करेंगे। किसका यूज किया जाता है? एक ये पेपर है आपके पास, ये तो जार है आपका, ग्लास जार, और ये पेपर का यूज करके किसी भी सैंपल को सेपरेट आउट करेंगे। सैंपल मतलब वो मिक्सचर जिसमें ये पता लगाना है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। वो हो सकता है अमाइनो एसिड का मिक्सचर हो, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, तो आप उनको सेपरेट आउट करो कि कौन सा ग्लाइसिन होगा, कौन सा प्रोलीन होगा, कौन सा वेलिन होगा, डिफरेंट। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस मेथड्स को, कैसे यूज करेंगे, कैसे ये टेक्निक्स परफॉर्म होती है, सब डिटेल में देखेंगे। यदि ये वीडियो स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करेंगे? सबसे पहले जो लिया जाता है, एक पेपर लिया जाता है, वो सेलुलोज पेपर हो सकता है या वॉटमैन फिल्टर पेपर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, वॉटमैन फिल्टर पेपर या आप सेलुलोज पेपर्स यूज़ करते हो। पेपर, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे? पेपर यूज़ करोगे आप। ठीक है, सेकंड सैंपल, जिस भी आपको सैंपल मिक्सचर यूज़ करोगे, जिसका भी आपको सेपरेशन करना है वो। ठीक है, थर्ड आप यूज़ करोगे सॉल्वेंट, जो मूव करेगा। सॉल्वेंट इज अ मिक्सचर ऑफ किसका? वाटर का मिक्सचर होगा प्लस मतलब पोलर प्लस नॉन पोलर का मिक्सचर होगा। अब नॉन पोलर क्या हो सकता है आपके? इथेनॉल, मीथेनॉल या ईथर हो सकता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं सॉल्वेंट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर मतलब पोलर सॉल्वेंट होगा, और नॉन पोलर का मिक्सचर क्या होगा? आपका सॉल्वेंट होगा, जो मूव करेगा। अब इसमें से क्या मूव करेगा और क्या मूव नहीं करेगा वो देखते हैं। अब सबसे पहले एक ग्लास जार लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या लिया जाता है? एक पेपर लिया जाता है, वॉटमैन फिल्टर पेपर या सेलुलोज फिल्टर पेपर आप ले सकते हो। ठीक है, सैंपल मिक्सचर लिया जाता है, वो सैंपल मिक्सचर सपोज अमाइनो एसिड्स का है, विटामिन का है, वो मिक्सचर लिया जाता है। सॉल्वेंट्स लिए जाते हैं। सॉल्वेंट किस किस का मिक्सचर होगा? वाटर का होगा, और आपके एक पोलर और नॉन पोलर का मिक्सचर होगा, इथेनॉल, मीथेनॉल और ईथर का मिक्सचर होगा। ठीक है, ये है आपका सॉल्वेंट। सबसे पहले एक ग्लास जार में आपके सॉल्वेंट को, टेक्निक्स परफॉर्म करने से पहले क्या क्या मैथडोलॉजी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। एक ग्लास जार लेंगे हम, ठीक है, ग्लास का जार, उसमें हम हमारे सॉल्वेंट मिक्सचर को पोर करके रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए ग्लास जार को रख दो, अराउंड 20 to 30 मिनट्स तक के लिए ग्लास जार के मिक्सचर को। सबसे पहले सॉल्वेंट को पोर करके रख दिया। जब तक सॉल्वेंट को आपने इसमें कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो? जो वॉटमैन फिल्टर पेपर स्टेप्स होती है, ये आपके पास पेपर है, सेलुलोज का पेपर या वॉटमैन का पेपर है। इस पेपर के ऊपर नीचे से 2 सेंटीमीटर या अराउंड 1 सेंटीमीटर के अराउंड एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है इस पेपर के बॉटम से। इस लाइन के ऊपर अब आप क्या करोगे? जो आपके ट्यूब से, उससे इसके ऊपर सैंपल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जिस भी सैंपल मिक्सचर को आपने लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, नहीं भी परफॉर्म किया है तो आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या किया जाएगा? एक वॉटमैन फिल्टर पेपर लिया जाएगा, ये पेपर ले लेते हैं हम। ठीक है, इस पेपर के ऊपर नीचे से बॉटम से 1 सेंटीमीटर या अराउंड 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर के अराउंड एक लाइन खींच दी जाती है। उसके ऊपर आपके सैंपल मिक्सचर को पोर कर दिया जाता है। सैंपल मिक्सचर डाल दिया गया। अब क्या होगा इस टेक्निक में? इस वॉटमैन फिल्टर पेपर को लेके हम किस पे होल्ड करा देते हैं? वो जार के ऊपर इस फिल्टर को अटैच करा देते हैं। होल्ड करा दिया जार के ऊपर। ठीक है, जैसे ही जार, अब जार के ऊपर कैसे करना है आपको? ऐसे डिप नहीं करना है कि आपका सैंपल जो है, जो आपका सैंपल है, लाइन खींचने का मतलब ही क्या था? आपने क्यों लाइन को खींचा है इस पे? ताकि आप इस पेपर के टिप को ही केवल सॉल्वेंट से टच करें। जो बॉटम टिप है केवल वही टच होना चाहिए। ये सॉल्वेंट वाला पार्ट आपके सॉल्वेंट, ये जो सैंपल वाला पार्ट है वो सॉल्वेंट मिक्सचर में डिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सैंपल वाला पार्ट सॉल्वेंट मिक्सचर में डिप हो गया तो जितना भी सैंपल है वो कहाँ पर चला जाएगा? आपके डिजॉल्व हो जाएगा आपके सॉल्वेंट मिक्सचर में। ठीक है, तो आप पेपर को इस तरह से रखा जाता है कि केवल उसका टिप वाला, बॉटम टिप वाला पार्ट ही सैंपल आपके सॉल्वेंट से टच हो। अब इसके ऊपर ये आपकी लाइन थी जिसके ऊपर आपने सैंपल को पोर किया था। ठीक है, अब क्या होगा? कैपिलरी एक्शन होगी वॉटमैन फिल्टर पेपर में। सबसे पहले जो फिल्टर पेपर्स रहते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसमें स्टेशनरी फेज क्या होगी और मोबाइल फेज क्या होगी?
पेपर क्रोमेटोग्राफी में ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पर कि वॉटमैन फिल्टर पेपर इज ए स्टेशनरी फेज, बट यहाँ पर वॉटमैन फिल्टर पेपर स्टेशनरी फेज नहीं है। यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट था, जो मिक्सचर किस किस का था, वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल का, ये वाटर तो एज इट इज ऊपर चढ़ जाएगा इसमें, ठीक है, वाटर इज कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ऊपर जाएगा, तो जो वाटर है वो तो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, वाटर रिटेन हो चुका है किसमें, पेपर के अंदर। तो जो वाटर है वो क्या है आपके पास, इज अ स्टेशनरी फेज। यहाँ पे जो वाटर है सॉल्वेंट का, ध्यान से समझिएगा, जो वो क्या है, स्टेशनरी फेज, वो फिक्स्ड हो चुका है। वाटर कैसे यूज करेगा, स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज क्या होगी, ये है आपके पास आपकी मोबाइल फेज। इथेनॉल मतलब नॉन पोलर्स क्या है आपके पास, मोबाइल फेज, जो मूव करेगी, जो सैंपल को लेके मूवमेंट शो करेगी। स्टेशनरी फेज क्या है, कंप्लीटली वाटर फिल्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, पेपर फिल्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, ये वाटर जो होगा वो एज ए स्टेशनरी फेज है, वो अब मूवमेंट शो नहीं करेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ही सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्वेंट के साथ साथ मूव करेगा, वाटर क्या है आपके स्टेशनरी फेज, और मोबाइल फेज क्या है आपके पास, इथेनॉल, मिथेनॉल, ईथर। अब धीरे धीरे इथेनॉल, मिथेनॉल, ईथर मूव करके आए, जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेंगे, वो इस सैंपल में जो जो कंपोनेंट होंगे उसको सेपरेट आउट करके मूव करते हुए सेपरेट कर देंगे। सपोज यहाँ पे एक ड्रॉप मिली, फिर थोड़ा मूवमेंट गया यहाँ पर, फिर एक ड्रॉप, कंप्लीट सॉल्वेंट ऊपर तक मूव कर जाएगा, ठीक है, जो सॉल्वेंट था आपके पास वो ऊपर तक मूव करके चला जाएगा। अब क्या होगा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि जो आपका सपोज ये सैंपल मिक्सचर में A प्लस B प्लस C कंपोनेंट थे, ठीक है, A कंपोनेंट यहाँ पर रुक गया, सपोज B कंपोनेंट यहाँ पर और C यहाँ पर आ गया। ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये क्या प्रूफ कर रहा है, जनरली जो कंपोनेंट सबसे पहले रुका है, सपोज बी कंपोनेंट सबसे पहले रुक गया है, उसकी विजिबिलिटी हमें हो सकता है वो डायरेक्ट विजिबल हो जाए। यदि आपको कलरफुल सब्सटेंस डायरेक्ट विजिबल भी हो सकता है, और यदि डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है तो हम इस वॉटरमेलन फिल्टर पेपर को निकालने के बाद इसके ऊपर निन हाइड्रेन से स्प्रे कर देते हैं, तो जितने भी कंपोनेंट थे वो सारे हमें डॉट के फॉर्म में विजिबल हो जाते हैं। इस पेपर को रिमूव करते हैं, फिर जितने भी सैंपल थे निन हाइड्रेन से स्प्रे करने के बाद, निन हाइड्रेन से स्प्रे करने के बाद वो हमें कलरफुल दिखाई देने लगते हैं। अब कैसे, क्यों ए यहाँ पर पहुंचा, बी यहीं पर सेपरेट आउट हो गया, सी यहाँ पर सेपरेट आउट हुआ, रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है, जो कंपोनेंट, जो मिक्सचर में सपोज ए कंपोनेंट की एफिनिटी किससे ज़्यादा थी, जो सबसे ऊपर तक गया है, सपोज सी यहाँ तक गया है आपके, ठीक है, तो सी यहाँ तक गया है, मतलब सी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। किसके साथ अफिनिटी शो की, उसने मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अफिनिटी शो की, आपकी जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ कम अफिनिटी शो की, इसलिए वो ऊपर तक मूव करके गया, मोबाइल फेज के साथ मूव करके गया। जो सॉलिड, जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शो करेगा वो ज़्यादा मूव करके जाएगा, जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ कम इंटरेक्शन शो करेगा वो इजीली यहीं पे सेपरेट आउट हो जाएगा। मतलब बी की मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी कैसी थी या इंटरेक्शन कैसा था उसका, कम था। ए का मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन बी के कंपैरिजन में ज़्यादा था। सी का मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन और ज़्यादा था, इसी कारण वो मोबाइल फेज के साथ, मतलब उसमें नॉन पोलर नेचर, उसका बिहेवियर ज़्यादा था, इस कारण वो सी ऊपर तक ट्रैवल करके गया मोबाइल फेज के साथ। मतलब हम कह सकते हैं बी जो है उसमें नॉन पोलर बिहेवियर बहुत ही कम है, क्योंकि वो किसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन शो कर रही है। ए में नॉन पोलर बिहेवियर, क्योंकि नॉन पोलर ही क्या है आपकी मोबाइल फेज, ए में नॉन पोलर बिहेवियर कंपैरेटिवली बी के ज़्यादा है, ठीक है। और सी इज अ डेफिनेटली नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो कहाँ तक ट्रैवल करके गया है, सी टॉप मोस्ट तक ट्रैवल करके गया है। तो ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें ये, इससे क्या होता है, आप कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर लोगे, बट इसमें एक चीज फाइंड आउट की जाती है, रिटार्डेशन वैल्यू, आरटी वैल्यू, आरएफ फैक्टर्स, सॉरी रिटार्डेशन फैक्टर्स या रिटेंशन फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। आरएफ वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट या कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। जितनी डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रेवल की है, ये कंप्लीट सॉल्वेंट आपको यहाँ तक मूव किया गया है, तो इसमें आरएफ वैल्यू और रिटार्डेशन रिटेंशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
कंपोनेंट। सपोज ए कंपोनेंट की डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर लो या बी कंपोनेंट की डिस्टेंस मेजर करो और ओवरऑल सॉल्वेंट ने जितना मूव किया उसकी डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस मेजर करने के बाद अराउंड बी अपॉन सी, ये सी टॉप मोस्ट आपका क्या है, इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कर लो जो कहाँ तक जाएगा। सपोज यहाँ तक आपका सॉल्वेंट मूव किया है, यहाँ पे आपका सी के डॉट्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ऊपर तक सॉल्वेंट जहाँ तक मूव किया गया उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लो और किससे डिवाइड कर दो उसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आपके कंपोनेंट। रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू 0 to 1 के रेंज में आती है, 0 to 1 की रेंज के बीच में आती है। इस रेंज के बीच में आप रेफरेंस वैल्यू से कवर कर सकते हैं कि इस रेंज के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज है, लाइक 0 to 5 सपोज ग्लाइसिन है तो वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा, प्रोलीन है तो प्रोलीन होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आरएफ वैल्यू के बीच को फाइंड आउट करके हम किसके, ये कर ही क्यों रहे पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके थ्रू हम आरएफ वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं। आरएफ वैल्यू के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि बेसिक कंपोनेंट था कौन सा, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जनरली क्या कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, इसमें पेपर का यूज किया जाता है, सैंपल मिक्सचर जिसको आपको सेपरेट आउट करना हो, सॉल्वेंट यूज किया जाता है। सॉल्वेंट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस इथेनॉल, मतलब पोलर नॉन पोलर का मिक्सचर होता है सॉल्वेंट। जनरली वाटर क्या होता है, इसकी स्टेशनरी फेज यूज की जाती है और नॉन पोलर क्या होती है, उसकी मोबाइल फेज होती है। किसी भी सैंपल मिक्सचर के सबसे पहले वॉटमैन फिल्टर पेपर के डाउन से उसमें 1 to 2 सेंटीमीटर के अपन एक लाइन खींची जाती है, वहाँ पर सैंपल मिक्सचर को लोड कर दिया जाता है। अब इसकी टिप को रखा जाता है सबसे बॉटम में सॉल्वेंट के, जैसे जैसे कैपिलरी एक्शन होती है सॉल्वेंट अप साइड मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करेगा मोबाइल फेज जो सैंपल था उसके वो भी उसके साथ मूव करेगा, जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो ऊपर तक जाएगा, जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ कम होगी वो नीचे ही सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम रिटेंशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सैंपल क्या था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जिसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है अब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, पूरा टॉप मोस्ट जो सॉल्वेंट गया है सपोज सी बी डिवाइडेड बाय सी, तो जो भी रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू आएगी उसके बेसिस पर हम ये पता लगा लेंगे कि वो कंपोनेंट कौन सा था। तो ये था बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कैसे हम स्टडी करते हैं, क्या क्या यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो स्टडी करेंगे।